हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक में सिंक्रोनाइज मेथड को कवर कर लिया, सिंक्रोनाइज ब्लॉक को कवर कर लिया और स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन को कवर कर लिया, जिसमें हमने उसको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से इम्प्लीमेंट करके समझा। आज इस वीडियो में हम कस्टम लॉक लगाना सीखेंगे। स्टूडेंट, कस्टम लॉक का यूज किया जाता है पूरे एंटायर कोड को ब्लॉक ना करके उसके किसी स्पेसिफिक पार्ट को लॉक करने के लिए। हमने प्रीवियस वीडियो में चेक किया था कि अगर हम किसी स्टैटिक मेथड को सिंक्रोनाइज करते हैं तो क्लास लेवल पे लॉक लगता है। अगर किसी नॉन स्टैटिक मेथड को सिंक्रोनाइज करते हैं तो ऑब्जेक्ट लेवल पे लॉक लगता है। और अगर हम किसी क्लास के स्पेसिफिक पार्ट को लॉक करना चाहते हैं, पूरे कोड को लॉक ना करके, तो हम कस्टम लॉक का यूज करेंगे, जो आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमारा जो सोर्स कोड है वो अननेसेसरी ब्लॉक नहीं होगा, पूरा कोड, उसका केवल एक स्पेसिफिक पार्ट ही लॉक होगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आपको कस्टम लॉक इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली। स्टूडेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लॉक है वो किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा। ध्यान रखिएगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप पे आप लॉक नहीं लगा सकते। आपको लॉक लगाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। तो आपने एक क्लास क्रिएट करी ABC, ध्यान से देखिएगा, और मैं इस क्लास के अंदर एक प्राइवेट इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं और उस वेरिएबल का वो काउंट नाम से मैंने डिक्लेयर कर, ठीक है, काउंट। अब मैं इस काउंट वेरिएबल को, ये मेरा रिसोर्स है, इस काउंट वेरिएबल को मैं अलग अलग थ्रेड्स में यूज करूंगा और मैं चाहूंगा कि वो थ्रेड इस काउंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट करे। तो अगर मैं इस काउंट वेरिएबल को लॉक नहीं करूंगा तो मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ इस काउंट वेरिएबल को पैरेलली रन करेंगी अपने अपने बॉडी में। या मतलब कि एक थ्रेड 1 बनाया, एक थ्रेड 2, तो दो थ्रेड यानी दो एक सब प्रोग्राम्स बन गए हैं। थ्रेड अपनी बॉडी इंडिविजुअली रन करती है, तो एक थ्रेड 1 बन जाएगा, एक थ्रेड 2, यानी कि ये अपने आप में दो अलग अलग प्रोग्राम हो गए और दोनों प्रोग्राम एक साथ एक ही समय पे इस काउंट वेरिएबल को यूज करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस काउंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो उन थ्रेड्स के थ्रू 10 टाइम्स। तो अगर दोनों थ्रेड एक समय पर एक साथ इस काउंट वेरिएबल को यूज करेंगी इंक्रीमेंट करने के लिए, तो वो जरूरी नहीं है कि दोनों का जो काउंट है वो मिलकर आए। कहने का मतलब है कि अगर इंडिविजुअली पहले थ्रेड 1 काउंट में इंक्रीमेंट करे, फिर बाद में थ्रेड 2 काउंट में इंक्रीमेंट करे और 10 टाइम्स इंक्रीमेंट करे, तो दोनों अगर 10 टाइम्स इंक्रीमेंट करेंगी काउंट वेरिएबल पर, तो काउंट की वैल्यू 20 हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं काउंट को मान के चलिए मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ और थ्रेड 1 इस पर 10 टाइम्स इंक्रीमेंट करे तो वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर थ्रेड 2 इस पर इंक्रीमेंट करे तो वैल्यू फिर 10 से आगे इंक्रीमेंट होकर 20 हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों थ्रेड ने एक साथ इंक्रीमेंट करा तो जरूरी नहीं है कि 20 हो, वो कुछ 15 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। वो क्यों? कि जब पैरेलली रन करेंगी तो दोनों काउंट एक साथ यूज होगा दोनों जगह। तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि दोनों ने 1 1 करा तो लूप तो एक बार चल गया लेकिन काउंट की वैल्यू 1 हुई। फिर 2 3 4 5 7 पे जाके फिर दोनों में एक साथ इंक्रीमेंट करा 7 वाले के लिए, तो दोनों की वैल्यू 7 जो इंक्रीमेंट हुई है वो एक ही मानी जाएगी। तो लूप तो 20 टाइम्स चलेगा, लूप 20 टाइम्स चलेगा, लेकिन जो काउंट वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो जरूरी नहीं है कि वो 20 आए, वो कम हो सकती है अगर पैरेलली रन करूंगा। अगर मैं इस पे लॉक लगा दूंगा तो कोई एक थ्रेड ही इसको एक समय में यूज करेगी, तो 100% जो वैल्यू मुझे गेट होगी, फाइनल वैल्यू, वो 20 होगी। अब अगर मैं इस वेरिएबल पर लॉक लगाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक कस्टम लॉक बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो कस्टम लॉक है स्टूडेंट, उसके लिए हम एक
ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने एक फाइनल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा ऑब्जेक्ट टाइप, जिसको मैंने मीनिंगफुल नेम दे दिया लॉक, इक्वल टू ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को, जिसका नाम मैंने लॉक रखा है, इसको मैं लॉक के लिए यूज करूंगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था सिंक्रोनाइजेशन जो है वो कॉन्सेप्ट केवल ऑब्जेक्ट के लिए है। आप डायरेक्ट काउंट पर सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रिमिटिव टाइप है, ऑब्जेक्ट पे सिंक्रोनाइजेशन होगा। ठीक, चलिए अब एक मैं नॉन स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करता हूं और उस मेथड का नाम रखता हूं इंक्रीमेंट। क्लियर, चलिए, और यहां पर मैं काउंट की वेरिएबल को इंक्रीमेंट करूंगा। हो गया, ठीक, चलिए, और यहां पर एक फॉर लूप लगाते हैं। इंटीजर आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस, तो ये लूप 10 टाइम आइट्रेट होगा, यानी काउंट की वैल्यू 10 टाइम इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, अब ये किस ऑब्जेक्ट के लिए इंक्रीमेंट हो रही है, हमने उसका नेम भी यहाँ पे गेट कर लिया। ठीक है, नेम आ गया मेरे पास, और मैंने यहाँ पर उसका नेम भी प्रिंट करा दिया। ये देखिए नेम, और साथ साथ में काउंट की वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं कि काउंट वेरिएबल क्या चल रहा है। और काउंट को ऊपर ले लेते हैं। इनिशियली काउंट की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है तो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0 होगी, तो काउंट 0 से स्टार्ट होगा। तो जब ये इंक्रीमेंट वाला मेथड कॉल किया जाएगा तो उसके अंदर एक लूप एग्जीक्यूट करेगा 10 टाइम्स, जो काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और प्रिंट कराता रहेगा। अब ये मेथड किसके लिए काम कर रहा है, उस थ्रेड का नाम मैं यहाँ पे पास करूंगा नेम में, जो मुझे यहाँ पर रिसीव होगा। तो मुझे यहाँ पर नजर आता रहेगा कि जो काउंट वेरिएबल है वो किस थ्रेड के लिए इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, एक यहाँ पर हम स्लीप मेथड का यूज कर लेते हैं, जिससे कि हम जो लूप है उसकी जो आइट्रेशन है उसको कंट्रोल कर सकें। 1000 मिली सेकेंड स्लो कर लिया मैंने। ठीक है, और कैच लगाया। अब ये जो मेथड है स्लीप, ये एक्सेप्शन थ्रो करता है, हमें इसको कैच करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये लूप जो है फॉर लूप, ये 10 टाइम्स आइट्रेट करेगा, उसमें काउंट की वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीमेंट होगी और प्रिंट होगी 1 सेकंड के गैप पर, एक एक सेकंड, 1000 मिली सेकंड का मतलब हो गया एक सेकंड के गैप पर। चलिए, तो ये मेरा रिसोर्स बन गया, एबीसी क्लास है, उसमें मैं इंक्रीमेंट मेथड को यूज करूंगा काउंट को इंक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए, अब काउंट की वैल्यू आप 0 रख रहे हैं, आप नहीं भी रखेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू काउंट आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि वो नॉन स्टैटिक है। ठीक, आप उसको 0 रख लीजिए, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना होगी काउंट कहाँ से स्टार्ट हो। चलिए, एक मेथड और डिक्लेयर करते हैं जो फाइनल हमें काउंट की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो गेटर बना लेते हैं, गेट काउंट, तो ये हमें काउंट की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं रिटर्न करे काउंट। चलिए, हो गया। तो फाइनली स्टूडेंट, ये हमारा एक एबीसी क्लास क्रिएट हो गई है, और उसमें एक मेथड इंक्रीमेंट है और एक मेथड गेट काउंट है। दोनों नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, अभी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, सिंक्रोनाइज अभी आपको करके दिखाता हूँ। पहले आपको दिखाता हूँ कि बिना सिंक्रोनाइजेशन के आउटपुट क्या आएगा। चलिए, अब आप क्या करें, एक क्लास क्रिएट करें। ठीक है, XYZ, जो इंप्लीमेंट्स कर रही है रनेबल इंटरफेस। अब रनेबल इंटरफेस से आपको मिलने वाला है एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसका नाम रन है, जिसको आपको ओवरराइड करना। ओके, अब इस मेथड के अंदर आप इस इंक्रीमेंट वाले मेथड को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एबीसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लीजिए क्लास XYZ के अंदर। ओके, और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर लगाइए XYZ का, जो एबीसी को इनिशियलाइज करेगा। यहाँ पर आपने एबीसी का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया, और जो लोकल वेरिएबल ए से इनिशियलाइज
कर देगा आपके इंस्टेंस वेरिएबल को। ठीक है, तो ये ए जो आपका लोकल वेरिएबल है ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल से आपने अपने इंस्टेंस वेरिएबल ए को इनिशियलाइज कर दिया, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो रहा है। इस ए को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब इस ए के थ्रू हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट को कॉल किया। ठीक है, और यहाँ पर इसका हम ऑब्जेक्ट का नाम भी पास करेंगे। ठीक, तो हमने क्या करा, एक यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया नेम। ओके, और यहाँ पर हमने नेम भी गेट करा और नेम को भी इनिशियलाइज कर दिया, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम लीजिए, और इंक्रीमेंट करते समय हमने नेम पास कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आप मेन मेथड में आइए और सबसे पहले आप यहाँ पर एक एबीसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। ये लीजिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। चलिए अब आप यहाँ पर थ्रेड क्रिएट करिए। एक थ्रेड बनाइए आपने T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड। क्लियर, अब इस थ्रेड के अंदर आप XYZ का पास करिए। तो आपने यहाँ लिखा न्यू XYZ। सबसे पहले तो आप इसमें क्या पास करेंगे, ABC का ऑब्जेक्ट एज ए रिसोर्स, ये आपने ए पास किया, और ये इसका थ्रेड का नाम रखा आपने अमित। ओके, तो थ्रेड 1 अमित के नाम से आपको मिलने वाली है। इसी तरह से आपने एक थ्रेड 2 डिक्लेयर करी इक्वल टू न्यू थ्रेड। ओके, और इसमें आपने लिखा न्यू XYZ और रिसोर्स पास करा आपने ए। क्लियर, और एक नेम पास करा आपने नेहा। लीजिए दो थ्रेड स्टार्ट करिए आपने T1 और T2, जो XYZ की हेल्प से आपके ABC को यूज करेंगी। तो आपने लिखा T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ABC है ये आपका रिसोर्स क्लास है और XYZ है वो आपकी थ्रेड है। क्लियर, तो आपकी दो थ्रेड स्टार्ट हो गई। कोई डाउट? अब ये जब तक थ्रेड प्रोसेस कर रही हैं, मेन थ्रेड को प्रोग्राम में बना रहना चाहिए। तो आपने यहाँ लिखा इंश्योर कर दिया कि जब तक ज्वाइन ना हो जाए T2 और T1, जब तक आपकी थ्रेड क्लास जो है मेन थ्रेड क्लास वो प्रोग्राम से एग्जिट ना हो। अब ज्वाइन मेथड स्टूडेंट एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, चलिए, और यहाँ आपने लिखा एस आउट ए डॉट गेट काउंट, ये पता लगाने के लिए फाइनल वैल्यू हमें काउंट की क्या मिल रही है। चलिए यहाँ पर आपने लिख दिया काउंट, फाइनल वैल्यू काउंट की आपको क्या मिलने वाली है, ये लीजिए। और उसके बाद आपने लिखा एंड ऑफ मेन। तो एंड ऑफ मेन कब होगा, जब T1 और T2 अपना प्रोसेस कंप्लीट करके मेन को रीजॉइन कर लेंगी, तब एंड ऑफ मेन होगा, क्योंकि ये आपने मेन मेथड के अंदर ज्वाइन लगा दिया है। तो T1 और T2 जब तक ज्वाइन नहीं करेंगी मेन को, तब तक मेन थ्रेड एग्जिट नहीं होगी। चलिए प्रोग्राम बनके तैयार है, ये सिंक्रोनाइज नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जब ये इंक्रीमेंट मेथड कॉल हो रहा है, तो जो यहाँ पर काउंट इंक्रीमेंट होगा वो किसके लिए हो रहा है। ठीक है, और फाइनल आउटपुट दोनों थ्रेड के थ्रू काउंट का क्या है। चलिए चेक करते हैं। देखिए दोनों काउंट, देखिए अमित और नेहा एक साथ प्रोसेस करने स्टार्ट हुआ। देखिए तो अभी हम देखेंगे काउंट की वैल्यू हमें फाइनली मिल क्या रही है। देखिए 16 मिली, काउंट वैल्यू हमें 16 मिली, क्योंकि दोनों थ्रेड एक साथ प्रोसेस कर रही हैं। एक चीज बता रहा हूं कि लूप आपका 20 टाइम्स ही चला, 10 टाइम्स चलाएगा ये दीपक के और अमित के लिए, और 10 टाइम्स चलेगा नेहा के लिए। तो 20 टाइम्स चला, लेकिन काउंट की वैल्यू आपको 16 मिली। आप चाहें तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए 1 2 दो बार हो गया, 3, देखिए 1, ये 1 हो गया, एक चाल हो गई दोनों की, 2, अब देखिए यहाँ पर 3 और नेहा ने कर दिया 4। देखा दोनों में फर्क आया ना। तो यहाँ पर जो काउंट अमित को आप काउंट कर लीजिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख लीजिए 10 टाइम्स अमित एग्जीक्यूट हुआ है। अब नेहा को देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 टाइम्स नेहा एग्जीक्यूट हो गया, 10 टाइम्स ही अमित, लेकिन काउंट की वैल्यू 16 वाली टाइम्स ही इंक्रीमेंट हुआ। समझ में आया? क्योंकि पैरेलली दोनों एक साथ एग्जीक्यूट कर रही हैं। अब आप सिंक्रोनाइज करते हैं तो फाइनल काउंट की वैल्यू 20 आएगी, क्योंकि एक बार में केवल एक थ्रेड ही उसको प्रोसेस कर पाएगी। अब देखिए पैरेलली रन हो रही हैं। अब मैं इसके ऊपर लॉक लगाता हूं, तो देखिए कैसे लगाएंगे। इस लॉक ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। आपने ये जो आपने फॉर लूप लगाया है, ठीक है, इसके ऊपर आपने लिखा है यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड, और देखिए ये लगा दिया आपने लॉक। ये देखिए बस हो गया सो। अब ये लॉक लग गया किसके ऊपर? इंक्रीमेंट के ऊपर। ठीक है, इंक्रीमेंट में केवल इसी रिसोर्स पे लॉक लगा है। क्लियर है? अब आप रिटर्न पे यहां पे भी लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये मेथड भी केवल एक बार में एक जने ही कॉल करे, तो आप लॉक यहां भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब आप इसको रन करके देखिए, तो सिंक्रोनाइज कर दिया आपने इस लॉक को, तो कोई भी थ्रेड यानी T1 और T2 अमित और नेहा में से जो भी पहले आएगा उसके लिए लॉक लग जाएगा। अब मान के चलिए पहले अमित आया, तो अमित के लिए लॉक लग गया, यानी कि अब अमित ही प्रोसेस करेगा पहले। उसके बाद जब ये लॉक रिलीज होगा तब नेहा का नंबर आएगा। तो अमित कितनी बार प्रोसेस करेगा? 10 टाइम्स, फिर नेहा 10 टाइम्स, तो काउंट की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है? 20। ये देखिए, तो आप देखेंगे पहले एक बार में एक ही थ्रेड आ रहा है। देखो अमित आया ना, तो पहले अमित ही प्रोसेस करेगा, नेहा एंटर नहीं करेगी। ये देख लीजिए आपके सामने। क्लियर? अब नेहा, जब अमित का काम कंप्लीट हो गया 10, जब नेहा, तो नेहा अब काउंट वेरिएबल पे तो काम कर रही है, उसे इंक्रीमेंट करा रही है। तो देखिए 20 टाइम्स, यानी फाइनली आपको 20 मिलेगा। देख लीजिए आपके सामने है। अब दोबारा रन करके देख लीजिए, कोई सी एक थ्रेड पहले चलेगा। अब वो कोई भी हो सकता है स्टूडेंट, अमित भी हो सकता है, नेहा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक बार में एक लॉक। क्लियर? समझ में आ गया कस्टम लॉक का क्यों यूज किया जाता है? जिससे कि आप ये इंश्योर कर सको कि जो आपका स्पेसिफिक पार्ट है जिसको आप लॉक कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, उस पर केवल एक समय पे एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट कर सके। कोई दिक्कत? अगर आपको कोई इसमें दिक्कत महसूस हो रही है तो इसको वीडियो को एक बार रिवर्स करके दोबारा चेक करिए। जरूरी नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए, 2-3 बार वीडियो चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट मेथड का यूज़ किया, स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है, ये तो एक सिंपल एग्जांपल आपको समझाने के लिए। मान के चलिए कि ये दो थ्रेड हैं T1 और T2। अब ये कोई अमित और नेहा एक स्टूडेंट हैं, जो यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट मेथड है इसकी जगह मान के चलिए ये मेथड जो है वो एक टेबल प्रिंट कराएगा। टेबल। क्लियर है? समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल कवर करते हैं, टेबल। तो अब यहाँ पर आपने किसको कॉल किया? टेबल को। और मैं यहाँ से नाम की बजाय जो थ्रेड 1 है यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ 5 का टेबल प्रिंट होना चाहिए, और यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए 3 का टेबल। ओके, समझ में आ गया? वेरिएबल का नाम आपने जो नेम रखा है उसको हटा दीजिए, एक वेरिएबल एक्स ले लीजिए। ठीक है, देखिए मैंने चेंज कर दिया, इंटीजर वेरिएबल एक्स ले लीजिए, इंटीजर वेरिएबल एक्स ले। ठीक है, अब यहां से आपने टेबल प्रिंट कराने भेजा है। मीनिंगफुल एग्जांपल हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो थ्रेड 1 के अंदर 5 का टेबल प्रिंट होना चाहिए, थ्रेड 2 के अंदर 3 का टेबल प्रिंट होना चाहिए। क्लियर है? अब यहां पर हमने ये देखिए टेबल के लिए आपने प्रोग्राम किया, तो आपने एक इंटीजर वेरिएबल यहां लिया c इक्वल x इंटू आई। ओके, और एस आउट
ये आपने प्रिंट कराया x प्लस इंटू प्लस आई प्लस इक्वल टू प्लस सी। लीजिए आउटपुट आ गया। अब ये सिंक्रोनाइज्ड है ना, इसलिए एक बार में केवल एक ऑब्जेक्ट ही थ्रेड क्लास का इस पे वर्क करेगा, यानी कि किसी एक का ही टेबल प्रिंट होगा। देखिए अब 5 और 3 किसी का भी हो सकता है, ठीक है। देखिए एक यहाँ पर हमने कहाँ गलती करी अभी देखते हैं। एक मिनट, प्रिंटिंग में गलती हुई है स्टूडेंट। प्रिंट में देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या प्रिंट करा दिया है, एक्स की वैल्यू, फिर आई की वैल्यू और फिर सी की, ठीक है। तो x इंटू, ओहो इक्वल टू लगा दिया इंटू की जगह, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटू था, ठीक है, ये गलती हो गई थी। चलिए अब देखिए रन करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे 5 का टेबल पहले प्रिंट हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं होता तो 5 और 3 का टेबल मिक्स होके आता। देखिए सिंक्रोनाइज्ड है, 5 का टेबल जब कंप्लीट हो गया उसके बाद 3 का टेबल स्टार्ट हुआ है। देख लीजिए, क्लियर है, समझ में आ गया। काउंट की वैल्यू 0 इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने काउंट को यहाँ यूज नहीं किया, ठीक है। काउंट को चाहे तो आप यहाँ से, अभी आपको डिस्टर्ब ना करे, आप इसको कमेंट कर दीजिए, हो गया। अब अगर यहाँ से आप सिंक्रोनाइज हटा दें, ये देखिए मैंने सिंक्रोनाइज हटा दिया, लीजिए ओके। और जैसे ही मैंने यहाँ से सिंक्रोनाइज हटाया, ये देखिए अब क्या होने वाला है। देखिए अब टेबल तो आएगा लेकिन मिक्स होके आएगा दोनों, मतलब 5 और 3 का टेबल देखिए हो गया मिक्स, यानी कि दोनों थ्रेड एक साथ एक ही रिसोर्स पे काम कर रही हैं। ये देख लीजिए, क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब क्यों लगाया जाता है लॉक, चलिए ये देखिए, क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सिंक्रोनाइज ब्लॉक, कस्टम ब्लॉक, जिसमें हमने लॉक लगाया अपनी थ्रेड को एक बार में एक को ही एग्जीक्यूट कराने के लिए। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।